दोस्तों स्क्रीन पर जो आप मकान की टूटी फूटी हालत देख रहे हैं, पहली नजर में तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, मानो भूकंप ने सब कुछ हिला दिया हो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस मकान को ना तो कुदरत ने नुकसान पहुँचाया है और ना ही मौसम ने, बल्कि इस घर की ये हालत भारतीय सेना ने की है। और सबसे अहम बात तो ये है कि इस घर की ये हालत उसी घर के मालिक के सामने की गई है। क्योंकि दोस्तों जब भी भारतीय सेना आतंक के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाती है तो फिर देश के अंदर और बाहर कुछ लोग तुरंत सवाल उठाने लगते हैं। कोई इसे मानवाधिकार का मुद्दा बनाने लगता है तो कोई इसे आम नागरिक पर जुल्म बताने लगता है। और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। दरअसल बीते कुछ समय से जम्मू कश्मीर के कई संवेदनशील इलाकों जैसे कुलगाम, पुलवामा और राजौरी सेक्टर में सुरक्षा एजेंसियों की नजर कुछ संदिग्ध घरों पर थी। इन इलाकों में लगातार इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे कि कुछ मकान सिर्फ रहने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे, बल्कि आतंकियों के लिए सेफ हाउस बन चुके हैं। यानी कि ऐसे ठिकाने जहां पर आतंकियों को छिपाया जाता है, उनके हथियार रखे जाते हैं और हमले की योजना बनाई जाती है। और अब ये एक खुफिया प्राणी बन चुके हैं, क्योंकि आम लोगों के घर के पास में आतंकियों का ठिकाना मौजूद हो चुका है और आम लोगों में ना ही किसी को पता चलता है और ना ही कोई समझ पाता है। और ऐसा ही मामला राजौरी जिले से सामने आया, क्योंकि यहाँ पर अब्दुल्ला नाम का एक 45 साल का व्यक्ति रहता था। बाहर से देखने पर तो वो बिल्कुल एक आम आदमी लगता था और इलाके में उसकी छोटी सी एक चाय की दुकान थी। लोग उसे रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला साधारण दुकानदार समझते थे, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी असली पहचान छुपी थी। स्थानीय खुफिया एजेंसियों को लंबे समय से शक था कि यह व्यक्ति सिर्फ चाय बेचने का काम नहीं करता, बल्कि ये एक ओवरग्राउंड वर्कर यानी कि OGW है। आसान शब्दों में कहीं तो यह आतंकियों और उनके बीच का हिस्सेदार था। ऐसे लोग सीधे हथियार नहीं उठाते, लेकिन आतंक को जिंदा रखने में इनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि जांच में सामने आया कि अब्दुल्ला का घर आतंकियों के लिए एक सुरक्षित गोदाम की तरह इस्तेमाल हो रहा था। सीमा पार से जो भी हथियार या फिर दूसरा सामान भेजा जाता था, वो पहले इसी के घर में जमा किया जाता है और फिर मौका देखकर इन्हें आतंकियों तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि जब आतंकी LOC पार करके घाटी में दाखिल होते थे तो फिर कुछ समय के लिए उन्हें इसी तरह के घरों में पनाह दी जाती थी और यहीं बैठकर आगे की रणनीति बनती थी और हमले की प्लानिंग भी यहीं से की जाती थी। क्योंकि जब सेना को सूचना मिली तो बिना देर किए इस घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और फिर तलाशी के दौरान जो सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। दोस्तों इस मकान के नीचे बने गुप्त तहखाने से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए और करीब 70 किलो IED सामग्री, 30 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड और कई आधुनिक असॉल्ट राइफल वहां छिपाकर रखी गई थी। दोस्तों ये कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं थी, बल्कि किसी बड़े आतंक हमले की साजिश साफ नजर आती है। क्योंकि सेना की स्पेशल टीम के जरिए यह पूरा जखीरा बरामद किया गया और पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि अब्दुल्ला किसी बड़े आतंकी गिरोह के संपर्क में था, क्योंकि वे आने वाले दिनों में घाटी में बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही सेना ने इस नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। और अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद सेना ने उस घर को क्यों गिराया? तो इसका जवाब बहुत सीधा और कानूनी है, क्योंकि भारतीय कानून के मुताबिक कोई भी संपत्ति अगर आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होती है तो फिर उसे अवैध माना जाता है। और ऐसे मकान सिर्फ दीवारें नहीं होती, बल्कि आतंक का ठिकाना बन चुका था। और अगर इन्हें वक्त रहते खत्म ना किया जाए तो फिर यह ठिकाने आगे चलकर निर्दोष लोगों और जवानों की मौत का कारण बन सकते हैं। और इसलिए ही सेना ने मौके पर ही फैसला लिया कि घर को गिरा दिया जाए, क्योंकि कुछ ही देर में JCP मशीनें पहुंची और देखते ही देखते वो मकान मलबे में बदल गया। दोस्तों ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि भविष्य के खतरों को रोकने के लिए एक जरूरी कदम था। हालांकि जैसे ही इस कार्रवाई की खबर फैली तो फिर इसके बाद कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगे, क्योंकि दोस्तों आरोप लगाए गए कि सेना आम कश्मीरी लोगों के घर तोड़ रही है। लेकिन सेना ने साफ शब्दों में कहा कि उनका मकसद किसी आम नागरिक को सजा देना नहीं, बल्कि उन ढांचों को खत्म करना है जो आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं और सेना के खिलाफ जाकर आतंकियों का समर्थन करते हैं। क्योंकि ऐसे गद्दारों को इसी तरह सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि सच तो ये है कि बिना स्थानीय मदद के आतंकवाद कभी टिक नहीं सकता। क्योंकि सीमा पार से आए आतंकी तभी खतरनाक बनते हैं जब उन्हें अंदर रहने, छिपने और तैयारी करने की जगह मिलती है। और यही वजह है कि सेना सिर्फ आतंकी पर नहीं, बल्कि उनके पूरे सपोर्ट सिस्टम पर ही वार कर रही है। दोस्तों इस पूरी कार्रवाई के बाद एक और बेहद अहम सवाल उठता है कि आखिर ऐसे लोग जो बाहर से बिल्कुल आम नागरिक लगते हैं, लेकिन पर्दे के अंदर आतंकवाद का इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चल पाता है? तो फिर इसका जवाब भी उतना ही कड़वा है जितनी की इसकी सच्चाई है। क्योंकि दोस्तों घाटी में आतंकवाद सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं,
बल्कि डर, लालच और गलत सोच के सहारे जिंदा है। क्योंकि कुछ लोग डर की वजह से आतंकियों की मदद करते हैं, तो कुछ लोग पैसों के लालच में देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मजहब के नाम पर बहकावे में आकर अपने देश के ही दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि अब्दुल्ला जैसे लोग इसी सिस्टम की सबसे खतरनाक कड़ी होते हैं। क्योंकि जब आतंकवाद को देश के अंदर से ही बढ़ावा मिलेगा, तभी उनका आतंक ज्यादा फैलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ये लोग ना हो तो बड़े बड़े आतंकी हमले कभी भी नहीं होंगे। क्योंकि एक बार जरा सोचिए, अगर उसके घर में वो 70 किलो विस्फोटक इस्तेमाल हो जाता तो फिर कितने जवान शहीद होते, कितने मासूम लोग मारे जाते और कितने परिवार बिगड़ जाते। लेकिन जब सेना ने समय रहते उस घर को ही उजाड़ दिया, तो फिर ना जाने उसने कितनी जिंदगियां बचा ली हैं। और जब सेना ऐसे घर गिराती है तो वो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं तोड़ती, बल्कि आतंकियों का मनोबल भी तोड़ती है। क्योंकि ये एक साफ संदेश होता है कि भारतीय सेना अब सिर्फ बंदूक उठाने वाली नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे जो दुश्मन बैठे हैं उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, यही वजह है कि पिछले कुछ समय में घाटी में ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स की नींद उड़ी हुई है और उन्हें अब डर सताने लगा है कि अगला नंबर कहीं उनका ना हो। सेना और सुरक्षा एजेंसियां अब पुराने तरीके से काम नहीं कर रही। क्योंकि पहले सिर्फ एनकाउंटर होते थे, आतंकी मारे जाते थे और फिर मामला खत्म हो जाता था। लेकिन अब पूरा इकोसिस्टम टारगेट किया जाता है और इसका पता लगाया जाता है कि पैसे कहां से आते हैं, हथियार कहां छिपाए जा रहे हैं और कौन ऐसा है जो उन्हें रास्ता दिखा रहा है। और भारत की यही रणनीति आतंकी की कमर तोड़ती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इससे आम लोगों में डर फैलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आम लोग तभी डरते हैं जब आतंकियों का बोलबाला होता है। क्योंकि जब सेना शक्ति दिखाती है तभी आम लोगों को राहत मिल पाती है। क्योंकि दोस्तों, उन्हें पता है कि जो गलत कर रहा है वो निशाने पर होगा और जो देश के साथ है उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जहां जहां आतंकियों को स्थानीय समर्थन मिला है वहीं पर ज्यादा आतंक फैलता है, और जहां ये समर्थन खत्म हुआ वहां पर आतंक अपने आप ही दम तोड़ देते हैं। यही वजह है कि आज घाटी में पत्थरबाजी लगभग खत्म हो चुकी है और धीरे धीरे हालात पहले जैसे बन रहे हैं। क्योंकि ये सब बिना सख्ती फैसले के नहीं होता। और जो लोग सोशल मीडिया पर बैठकर सेना पर सवाल उठाते हैं, उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि अगर कल को उनके शहर में ऐसे आतंकी हमले हो जाएं तो वो क्या करेंगे। क्या तब भी वो ये कहेंगे कि आतंकियों में मददगारों को छोड़ दिया जाए? तो फिर इसका जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि तब हर कोई सेना से ये उम्मीद करेगा कि वो बिना किसी की नरमी के कार्रवाई करे। इसलिए दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सेना के ऐसे कदमों को राजनीतिक या फिर भावनात्मक नजरिए से नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के नजरिए से देखें। क्योंकि आज अगर सेना कदम नहीं उठाएगी तो कल को उसकी कीमत हमें और आपको ही चुकानी पड़ेगी। अब भारतीय सेना ऐसे ऐसे ठिकानों को तलाश रही है जहां पर आतंकवाद का समर्थन किया जाता है। क्योंकि अगर आतंकवाद को इसी तरह बढ़ावा मिलता रहा तो फिर भारत में आतंकवाद काफी ऊंचा पहुंच जाएगा। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा कि जो भी व्यक्ति आतंकवाद का समर्थन करता है वो इस देश का दुश्मन है और दुश्मनों के साथ कोई भी नरमी नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, अब आप बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।